संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष के कार्यक्रम में मैं समरीन आज हूँ भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय में। इस विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्र के अन्य प्रदेशों से भी लोग संगीत का प्रशिक्षण लेने के लिए आते रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में संगीत के विद्यार्थी देश भर से यहाँ आकर संगीत का प्रशिक्षण लेते रहे हैं और नई शिक्षा नीति का अनुसरण करते हुए भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय की कुलपति और वरिष्ठ कथक नृत्यांगना डॉक्टर मांडवी सिंह जी इसको वैश्विक स्तर पर संवारने में लगातार प्रयासरत भी रही हैं और इसी कड़ी में उनकी पहल पर लखनवी कथक घराने के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए पद्मश्री पंडित शंभू महाराज के पुत्र राम मोहन महाराज को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित भी किया गया है। उनके पास अनुभवों का अतुल्य खजाना है। आइए राम मोहन महाराज से ही जानते हैं उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कथक के विशाल स्वरूप और युवाओं के लिए कथक में अनंत संभावनाओं के बारे में। रेडियो जयघोष पर राम मोहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगी सवाल के साथ कि कथक में कितने घराने हैं और लखनऊ घराना कैसे अलग है इन सारे घरानों से? देखिए, शुरू में अगर आप देखा जाए तो लखनऊ घराना जो है लखनऊ ही पहला रहा है और ये इसका घराने का नाम भी दिया था नवाब वाजिद अली शाह ने। हम लोग वैसे हड़िया के रहने वाले हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो हड़िया गांव है इलाहाबाद बनारस के बीच में। अच्छा। जहां हमारे पूर्वज रहा करते थे। तो ये मंदिरों में नृत्य हुआ करता था। तो मंदिरों में नृत्य होते होते जब नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ आए, जब उनको पता चला कि ऐसा ऐसा नृत्य वहाँ हो रहा है तो हमारे पूर्वजों को लखनऊ बुलाया। अच्छा। हाँ, लखनऊ बुला के आज भी वो मकान हमारा है। अगर आप देखेंगी उसको आज बिंदादीन देवड़ी कहते हैं और ये म्यूज़ियम अभी बन गया है। तो वो मकान नवाब वाजिद अली शाह ने हमारे पूर्वजों को दिया। अच्छा। और हमारे जो बाबा थे कालका महाराज, उनके वो शिष्य हुए नवाब वाजिद अली शाह। अच्छा। वो खुद सीखते थे, खुद सीखते थे वो मुस्लिम पर कृष्ण के भक्त थे। तो वो खुद कृष्ण बनते थे और उनकी जो पत्नियां थीं, कोई राधा कोई सखी, और उनके साथ महाराज किया करते थे, रासलीला की रचनाएं करते थे। तो उन्होंने ही ये लखनऊ घराने का नाम दिया कि लखनऊ घराना। तो घराना ये शुरू से एक ही रहा है। अभी जितने घराने निकल रहे हैं, अभी देखिए आप जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, वहाँ से लोग सीखने आए हमारे बाबा से, बिंदादीन महाराज जी से, और जाके वो जयपुर बस गए तो जयपुर घराना हो गया। अच्छा। तो अब क्या घराने ऐसे ही बनते हैं। अब जैसे रायगढ़ के नवाब थे तो रायगढ़ घराना हो गया, क्योंकि वहाँ दरबारों में नृत्य हुआ करता था। तो घराने ऐसे बनते चले गए। अब आज मैं बैठा हूँ, मैं कल को मैं अमेरिका बस जाऊँ और वहाँ जाके मैं कहूँ अमेरिका घराना। तो घराने ऐसे बनते चले गए। इसमें क्या होता है कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जो किताब पढ़ते, जो सीखते हैं कि उसमें दिन पे दिन घराने निकलते जा रहे हैं। तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा घराना है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो हमारे गुरु ने बताया, हमारे पूर्वजों की, पहले लखनऊ घराना ही रहा है और लखनऊ से ही सबकी नींव निकली है। जैसे कहते हैं ना, बरगद का पेड़, उसकी शाखाएं अलग अलग हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर हमारी है। तो हम मानते हैं घराना लखनऊ घराने से ही शुरू हुआ है। राम मोहन जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप कैसे कथक वंशावली से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आपने कथक को किन प्रतिष्ठित मंचों तक पहुँचाया और आपकी पसंदीदा या यादगार नृत्य नाटिका जिसका जिक्र करना चाहें आप? जी, जब मैं पैदा हुआ, छोटा था, तो मेरे पिताजी ने शुरू में ही घुंघरू बांध दिया था पैर में। अच्छा। हाँ, कि ये नाचे तो मैं उछलता कूदता था, तो घुंघरू छम 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 बजे तो मुझे मज़ा आता था। तो बचपन से ही मैंने सीखना शुरू किया पिताजी से, और उसके बाद फिर पिताजी के ना रहने के बाद महाराज जी ने मेरा हाथ थामा। अच्छा। बिरजू महाराज जी ने, और उन्होंने ही सारी मुझे तालीमें दी, और जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो मुझे अपने पास ही रखा, पाला पोसा, बड़ा किया। हाँ। क्योंकि हम लोगों ने गरीबी भी देखी है पिताजी के मरने के बाद, तो बहुत कठिनाइयों से हम लोग निकले थे। तो महाराज जी ने हमारा पूरा पालन पोषण किया उन्होंने। और आज भी आज भी जो भी मैं कर रहा हूँ उन्हीं की बदौलत है। आज उनका ऐसा उन्होंने बीज दे दिया है कि बेटा ये बो, ये पेड़ जो निकले ना उसके आम खाओ।
किसी दूसरे के पेड़ के आम को मत खाना, वरना माली मारेगा, अपने आम खाओ। जी। तो ये चीज़ें मुझे शुरू से शौक रहा है और खूब रियाज़ किया मैंने। जी। रात को 11 बजे घुंघरू बांधता था, सुबह 7 बजे खोलता था। करीब 3 साल 4 साल मैंने कंटिन्यू ये रियाज़ किया है। मुझे जो जो नृत्य नाटिका जो पसंद है और उसको मैंने कोरियोग्राफी भी किया है, जो मैंने किया है, जैसे ताल छंद जी। और ये गजगामनी, अच्छा। ये हाथी के ऊपर था, वो मैंने किया। ईगल्स के ऊपर किया मैंने। अच्छा। हाँ, ये सारी मैंने बैले कंपोजिशन की हैं दिल्ली में। मैं उस समय श्री राम भारती कला केंद्र में था, अच्छा। तो वहाँ पर सारे प्रोडक्शन मैंने ये किए हैं। और फिर महाराज जी के बैले में तो करता ही था, जैसे मैंने बताया कि रामायण था, उनका कुमार संभव था, कृष्णायन था, होली धूम मचोरी था, सब में मेन कैरेक्टर मैं ही किया करता था। और यहाँ भी मैं कोरियोग्राफी कर ही रहा हूँ, जैसे अभी मैं सावन के ऊपर कर रहा हूँ। जी। तो एक तरीका का कोरियोग्राफी आप इसको हाफ बैले ही समझ सकते हैं कि बैले ही है, आइटम नुमा। बाकी जैसे हम करते हैं शाही महफिल के दरबारों में कैसे हुआ करता था, हाँ, नज़ाकत, अंदाज। लखनऊ घराना तो इसीलिए फेमस है कि नज़ाकत, अंदाज। आजकल के डांस में कहाँ अंदाज, जिसको देखिए उछल कूद रहा है, कोई ऊपर उछल रहा है, 15 फीट नीचे गिर रहा है धाएं से, ये कथक नहीं है। और चक्कर ही चक्कर, धाएं 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 धाएं। अरे भैया, आदमी भी चकरा जाएगा, खुद भी गिरोगे। चक्कर उतना लगाओ जितनी आवश्यकता है। आप जिसको देखिए वही चक्कर मारे जा रहा है। जिसको देखिए, गुरु वंदना है तो उसमें भी 28 चक्कर, कृष्ण वंदना है तो उसमें भी 100 चक्कर। अरे क्या चक्कर की जरूरत है? कविता आप कर रहे हैं, अब शीश मुकुट बनसी मुख बाजे, चपल नयन कुंडल खन के, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मंद मंद मधुरी मुस्के। माधो 1, माधो 2, माधो 3। अब ये स्लो राउंड है, माधो 1, माधो 2। अब इसी को हम करते माधो 1, धा 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 धा। क्या जरूरत थी भाई? जबकि खूबसूरती, हमारे गुरु कहते थे कि एक थई मारो करके ऐसे निगाह फेंक दो और पब्लिक का वाह क्या बात है, वो है असली तारीफ। ताली तो बेताले भी नाचो तो भी ताली बज जाती है, पर हमारे गुरु कहते थे जिसके मन से वाह निकले ना, वो असली तारीफ है। बेटा वो काम करके दिखाओ, चक्कर नहीं लेना है, ना उछलना कूदना है। तो वो चीज़ें हमने यहाँ दे रहा हूँ बच्चों को। राममोहन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भातखंडे और कथक आपस में कब जुड़े? देखिए, ये तो बहुत पुराना इंस्टीट्यूट रहा है और ये जहाँ तक मुझे पता है कि उस मेरे पास लिखा हुआ है कुछ ये, इसमें सबसे पहले जो है 1936 में रामलाल कथिक द्वारा की गई थी। अच्छा। रामलाल जी सबसे पहले यहाँ 1936 में? 36 में। क्या बात है। उसके बाद प्रसिद्ध प्रोफेसर मोहनलाल कल्याणपुरकर जी, यहाँ पर मार्गदर्शन हुआ उनका 1939 में। और 1971 में तक विभाग विकासित हुआ और कथक नृत्य में पद्मश्री पुरोधाधीश जी आए उसके बाद। अच्छा। उसके बाद यहाँ पर पूर्णिमा पांडे जी और ये लोग सब आए, पूर्णिमा पांडे जी, पुरोधाधीश जी, ये लोग सब धीरे धीरे आए। ये उस समय से चला रहा है, पर पहले यहाँ म्यूज़िक डांस ही था और डांस तो बहुत पुराने से चला आ रहा है, म्यूज़िक भी रहा, सब चलता आ रहा है, तो उस ज़माने से चल रहा है ये। राममोहन जी, मैं जानना चाहूँगी कि ये जो भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय है, इससे आपका जुड़ाव कब हुआ? इससे मेरा जुड़ाव ये मेरे ख्याल से अभी करीब 6-7 महीने हुए, 8 महीने हुए। जी। इसके पहले मैं 91 में यहाँ था, जब संगीत नाटक अकादमी यहाँ हुआ करता था। अच्छा। भातखंडे में, तो मैं यहाँ सिखाता था। उस वक्त तो हमारे चचा भी जिंदा थे, लच्छू महाराज जी भी जिंदा थे, विक्रम सिंह जी जिंदा थे। वो आते थे, देखते थे, इसी रूम में ही हम सिखाते थे। अच्छा। तो उस ज़माने से ही मतलब समझ लीजिए भातखंडे से मेरी जान पहचान शुरू हुई। और भातखंडे से अभी मुलाकात मतलब ये जो हमारी हुई है वो अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले हुई। और जब मांडवी जी आई तो उन्होंने मुझे दिल्ली से बुला लिया कि आप यहाँ आके सिखाएं। अभी आप यहाँ भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय में एक प्रशिक्षण शिविर करा रहे हैं। इसमें जो बच्चे आए हैं, शामिल हुए हैं विद्यार्थी, वो कहाँ से हैं और आपको आगे क्या भविष्य दिखता है कथक का? देखिए, भविष्य जहाँ तक सवाल है वो तो इन बच्चों के हाथ में है, क्योंकि बच्चे लोग भविष्य बनाते हैं, बच्चे से ही बिगाड़ते हैं। हम लोग का तो काम है
तालीम देना, सिखाना और करना। मुझे उम्मीद है इन लोगों से, और ये लोग वैसे हैं तो लखनऊ का ही, पर कोई इलाहाबाद से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। पर हम जो यहाँ बच्चे देख रहे हैं, हमने दिल्ली में भी सिखाया है, दिल्ली में भी हम थे, ऐसे होनहार बच्चे हमने दिल्ली में नहीं देखे जो हमने लखनऊ में देखा है। अच्छा। हाँ, ये मुझे कहना पड़ेगा। भले मैं इनको डांट भी लगाता हूँ, पर प्यार भी बहुत करता हूँ इन्हें, क्योंकि भाई मेहनत करते हैं। और आज भी जैसे रिहर्सल चल रही है, 25 अगले महीने 25 को शो है, उसकी रिहर्सल चल रही सब कुछ। तो कभी कभी ये लोग सीरियस नहीं होते तो मैं डांट देता हूँ उनको, तो ये बेचारे सीधे हो जाते हैं, फिर बहुत अच्छा नाचने लगते हैं। फिर मुझे तारीफ़ करनी पड़ती है कि भाई देखिए, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, क्या करें। पर ये बच्चे नहीं हैं, ये तो बड़ी हैं, इनके आगे मैं बच्चा लगता हूँ। मैं थोड़ा हंसी मजाक बहुत करता हूँ इन लोग के साथ, क्योंकि देखिए डांस जब स्टेज पे होता है ना, तो सीरियस नहीं रहना चाहिए। स्माइलिंग फेस, खूबसूरती, ये सब चीज़ें भी गुरु ट्रेनिंग देता है। अगर हम गुरु बन के सिखाएं तो ये लोग डर जाएंगे। स्माइल इन्फेक्शियस होती है और सब में फैलती है। तो ये चीज़ें मैं इनके साथ हंसता बोलता हूँ, इन लोग को हंसाता रहता हूँ, तो ये लोग भी खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। और अभी तो 27 मेरे ख्याल से खुलेगा, अभी एडमिशन हो रहे हैं, तो अब मेरी क्लास में भर्ती होंगे। और भातखंडे के लिए तो मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मुझे स्पेशली फॉर मतलब मांडवी सिंह जी, कि वो जब यहाँ वीसी होके आई हैं, तो उन्होंने इसी खानदान के पूर्वजों को मतलब याद करते हुए कि इसी वंश का ही कोई गुरु यहाँ होना चाहिए जो इसको आगे बढ़ाए और चलाए। वैसे यहाँ गुरु बहुत अच्छे हैं, सारे गुरु लोग बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, पर उन्होंने सोचा कि मुझे बुलाएं। पर यहाँ जितने लोग हैं सब मुझे बहुत मानते हैं, सब मुझे बहुत प्यार देते हैं, और मुझे आके यहाँ बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जो मेरे चचा की जगह थी, लच्छू महाराज जी की जगह, वो मुझे दी गई। और ये आज आप जो जहाँ बैठी जिस हॉल में, इसी हॉल में चचा लच्छू महाराज जी सिखाते थे, विक्रम सिंह जी सिखाते थे, बड़े बड़े जो पुराने गुरु हुआ करते थे सब इसी में, कल्याणपुरकर जी हुआ करते थे, सब लोग, राम लाल जी हुआ करते थे, ये सब यहीं हॉल में सिखाते थे। तो मुझे ये खुशी है कि मैं आज उसी हॉल में एक पूर्वजों की जगह पे बैठा सिखा रहा हूँ। तो मुझे ये धन्यवाद देता हूँ मैं भातखंडे को और मांडवी सिंह जी को, कि उन्होंने, और हमारे यहाँ के जितने गुरु उन सबको, कि उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। और मांडवी सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया। मुझे काम करने में बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ, और मैंने सोच लिया कि जब तक मैं जीवित हूँ मैं लखनऊ छोड़ के नहीं जाने वाला। नहीं, ये लखनऊ की खुशनसीबी है। राममोहन जी, मैं आपसे एक बात ये भी पूछना चाहूँगी कि जब कोर्सेज होते हैं उसके लिए तो एज लिमिट होती है, लेकिन ये जो प्रशिक्षण शिविर है, इसमें भी क्या एज लिमिट है, या उम्रदराज लोग भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, इसमें उम्रदराज भी कर सकते हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। और ये कई इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में होता है कि भाई 21 साल से या 19 साल से लेते हैं, पर यहाँ कुछ ऐसा है कि जिनको सीखने की इच्छा है कोई भी यहाँ एडमिशन ले सकता है। अब जैसे आप यहाँ देखिए, गाने का है या तबले का है, तो वहाँ पर एक तबले के एक मिले भी थे, उनकी उम्र 50 साल की थी, तो वो भी तबला सीख रहे हैं। तो तालीम कोई भी हो, नृत्य हो, संगीत हो, वाद्य हो, कुछ भी हो, जब से वो सीखना शुरू करता है तब से उसकी यंग एज शुरू हो जाती है। तो इसमें कोई बंदिश नहीं है, नृत्य संगीत में कोई बंदिश नहीं होती है। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर हम पंडित बिरजू महाराज जी की बात करें, तो वो नृत्य तो करते ही थे, कथक से तो उनकी बहुत ही ख़ास लगाव था, लेकिन साथ ही साथ वो तबला और गायन भी बखूबी बजा लेते थे। साथ ही साथ उन्होंने व्यायाम और शारीरिक जो उसको भी बहुत अहमियत दी है। तो आप जो हमारी आज की यंग जनरेशन है जो कथक सीख रही है, उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कैसे अपने आप को उतना बेहतर एक नृत्यांगना के तौर पर या नृतक के तौर पर अपना विकास करना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए? देखिए, बच्चों को सबसे पहले, आजकल कलयुग चल रहा है, समय बहुत ख़राब चल रहा है। आजकल के बच्चों को सिर्फ बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, यही सब खाने का शौक़ है। पहले इससे बचना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, फ्रूट्स खाएं, बादाम खाएं, काजू खाएं, जिससे उनका नृत्य के लिए स्टैमिना बने, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि इनको रियाज़ करना चाहिए, और जिन गुरुओं से सीखें, जिन गुरु से वो सीख रहे हैं, या उनसे तालीमें अच्छी अच्छी लें। और गुरु को भी ये चाहिए कि तालीम वो
ईमानदारी से दें, ताकि स्टूडेंट बच्चे अच्छे कर सकें, खाली टाइम पास ना हो। अगर 1 घंटे के लिए बच्चा आता है तो एक गुरु की जिम्मेदारी होती है कि उसको 1 घंटे में ऐसा सिखाएं कि वो कल को स्टेज पे खड़ा हो तो वो आपकी छवि दिखे। तो ये चीज़ें जो हैं हम कहने के लिए बच्चों के लिए यही है कि खूब मेहनत करें, रियाज करें। बिना मेहनत के कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। खाली क्लास में सीख लेना ये इनफ नहीं होता है। इसको आप होमवर्क समझिए कि गुरु होमवर्क दे रहा है, उसको आप घर में कितना कर रहे हैं, कितना आप गुरु को दिखा रहे हैं। आप गुरु को खुश करिए। खुश करने का मतलब ये है कि अपने नृत्य द्वारा गुरु को खुश करिए। आप जब खड़े हों तो लगे हाँ भाई इसने, ये बच्चे ने ये प्रैक्टिस किया है, मेहनत किया है, इसको 4 चीज़ हम और बताएंगे। तो गुरु को खुश करो। प्यासे के पास कुआं जाता है, कुआं चल के प्यासे के पास नहीं आता है। तो वो प्यास इनमें दिखनी चाहिए सब लोगों में कि हाँ अब गुरु जी बैठे हैं, और खुल के बात करें। गुरु से डरना नहीं है। गुरु से बैठे, गुरु जी ज़रा ये बता दीजिए, गुरु जी ज़रा ये बता दीजिए, इस तरह पूछे तो गुरु को भी अच्छा लगता है कि ये बच्चे हमसे पूछ रहे तो हमें बताना चाहिए। तो उसमें गुरु का भी ज्ञान बढ़ता है कि बच्चे ने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया है कि जो गुरु को भी नहीं पता है, पर उसको बनाना पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट ने पूछा है तो बताना है उसे। तो ये चीज़ें बच्चों में होनी चाहिए और गुरु में होना चाहिए कि तालीम सही हो और लखनऊ घराने का नाम आगे हो। हम लोग दुनिया में लखनऊ घराना कहते हैं। अगर हमारे लखनऊ में संगीत नृत्य ख़त्म हो गया तो कहाँ घराना रहा। तो हम इसीलिए लखनऊ आए हैं। दिल्ली मेरा फील्ड है, मैं दिल्ली छोड़ के आया हूँ। सिर्फ मेरे गुरु का आदेश था कि हम 3 भाई हैं, एक भाई हम चाहते हैं कि लखनऊ चला जाए ताकि लखनऊ घराना कायम रहे। तो वो देखते मेरी तरफ ही थे कि मैं कुछ बोल दूँ। तो मैंने कहा आप मुझे क्यों देख रहे हो, बोल दो सीधा कि मुझे जाना है। तो बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, अगर तुम चले जाओगे तो अच्छा है। उसके तीसरे चौथे दिन ही मैंने सारा सामान पैक करवाया, पैकर को बुलवा के ट्रक पे लदवाया, सामान लखनऊ आ गया। दूसरे दिन मैं ट्रेन में बैठ के लखनऊ पहुंच गया। तो मैंने दिल्ली छोड़ दिया। अब दिल्ली मेरे लिए नहीं है, अब जो कुछ है सब लखनऊ है। तो मैं अब लखनऊ के लिए आया हूँ और लखनऊ में मैं भातखंडे को भी, यहाँ के बच्चों को भी ऐसा बनाना चाहता हूँ कि चाहे 4 लोग नाचें, ऐसा नाचें कि इनके बराबर खड़ा होना दूसरों को मुश्किल पड़ जाए। क्या बात। ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं बच्चों को ऐसा बनाऊं और ईमानदारी से बनाऊं। मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ। ये लखनऊ में क्योंकि नवाबी एरिया है, अगर 10 बोलते हैं तो 10:30 आते हैं, 10:30 बोलो तो 11 आते हैं। तो ये चीज़ें मैं बच्चों को समझा रहा हूँ। मैं तो अगर मैंने 10 बोला है तो मैं 10:30 बोला तो मैं 10:30 पहुँच जाता हूँ। मैं 1 मिनट लेट नहीं करता इधर से उधर। पर कोई बच्चा 11 आ रहा है, कोई 12 आ रहा है, ये चीज़ें मैं इनमें डाल रहा हूँ कि बेटा जिसने टाइम की वैल्यू समझ ली ना, वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खा सकता। समय बहुत बलवान है, उसका पालन करना सीखो। समय के साथ खिलवाड़ नहीं करना, समय के साथ मजाक नहीं करना, कभी भी धोखा दे सकती है। तो उसको पूजो भगवान की तरह, उसको सम्मान दो। समय से आओ, समय से काम करो, समय से खाना खाओ, समय से जाओ। यह भी लय है। अगर लय नहीं है तो आप टाइम से ना खाना खा सकते हैं, टाइम से आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये इस गति के साथ चलना सीखो। ये जीवन है, ये लाइफ है। तो ये मैं तालीम इनको देता हूँ बच्चों। बहुत सुंदर बात कही आपने राममोहन जी। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर आप कथक की बात करते हैं तो एक कोरियोग्राफर के तौर पर आपके पास एक करियर का रास्ता खुलता है, लेकिन इसके अलावा आपके पास और क्या रोज़गार के अवसर बनते हैं जब आप कथक सीखते हैं? तो देखिए, हम लोग के लाइफ में यही जीवन से बचपन से यही सीखते चले आए, इसी से ही हमारा गुजारा है, यही सब कुछ है हम लोग का। और कोरियोग्राफी में जहाँ तक आपने एक सवाल पूछा था प्रोडक्शन के लिए कि कौन सा आपको, तो महाराज जी के इतने सारे बैले हैं। जैसे कृष्णायन में मैं कृष्ण बनता था, रामायण महाराज जी की कथा रघुनाथ थी, उसमें राम बनता था मैं, कुमार संभव में शिव बनता था मैं। तो इतने इतने अच्छे बैलों में महाराज जी के कोरियोग्राफी में मैंने काम किया। तो आज वहीं की वो देन है कि मैं खुद भी एक कोरियोग्राफी करता हूँ हर चीज़ को लेके। अभी जो मैं कोरियोग्राफी कर रहा हूँ, आप 25 तारीख को देखिएगा आके, इन बच्चों को लेके कर रहा हूँ, सावन के ऊपर है। तो ये सब चीज़ें गुरु की देन है। और कोरियोग्राफी में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि उसमें हम लोग बोलते हैं नृत्य नाटिका।
तो नाटिका मतलब नाट्य हो गया, नृत्य मतलब डांस हो गया। तो जब ये दोनों पक्ष आ जाता है, नृत्य नाटिका, तो वो एक बैले का स्वरूप बन जाता है या किसी आइटम का। तो वो चीज़ें मैं कंपोजिशन करके इन बच्चों को प्रेजेंट कर रहा हूँ। और प्रोडक्शन से मुझे लगाव है कि ताकि मुझे यहाँ प्रोडक्शन करने को मिले, अच्छे लोग मिलें, अच्छे सीखने वाले मिलें, अच्छे म्यूजिशियंस मिलें, ताकि मैं अपना काम बहुत ईजिली वे में चला सकूँ। अब जाते जाते मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूँगी कि भातखंडे विश्वविद्यालय किस तरह से मासिक संध्याओं के माध्यम से या बृहद मंचों के माध्यम से कथक को प्रोत्साहित कर रहा है? बहुत ही मतलब आप लखनऊ में अभी तक जब से मैं आया हूँ, जब मैं दिल्ली में भी था, भातखंडे का नाम हमेशा सुनता आया हूँ। यहाँ तक कि बच्चों के मुंह पे भातखंडे जो है वो नाम पहले आता है, बाद में दूसरी संस्थाओं के नाम आते हैं। भातखंडे जो है उसने बहुत अच्छे अच्छे लोग निकाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार निकाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मुंह देखी बात कर रहा हूँ कि ऐसा है, ये हकीकत है, ईमानदारी है। क्योंकि यहाँ हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं, यहाँ सब गुरु लोग बहुत अच्छे हैं, सब मेहनती हैं और सब बच्चों को तैयार करते हैं और किसी ना किसी को निकालते हैं। और अब धीरे धीरे भातखंडे के बच्चे अब बाहर भी जाएंगे, प्रोग्राम करेंगे, इधर भी जाएंगे। वो जब से मांडवी जी आई हैं तब से और इम्प्रूवमेंट हो गया, क्योंकि और ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। और मांडवी जी जितना देख रही हैं इस चीज़ को, वो भातखंडे को चाहती हैं कि आसमान पे देखना चाहते हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और उनका साथ दें। और हम जो चाह रहे हैं, वो जो चाह रही हैं वो हो, और भातखंडे का पूरे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में से लेके विदेशों तक इसका नाम फेमस हो, ये मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राम मोहन जी। और आपने राम मोहन जी के ज़रिए सुना कि किस तरह से लखनऊ घराने का जो कथक है वो ख़ास है और अहम है, और किस तरह से भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय में जो कला है, जो संस्कृति है, वो फल फूल रही है। आई एम श्योर आगे आने वाले वक्त में ये आसमानों की ऊंचाइयों तक जाएगा और यहाँ के कलाकार सितारों की तरह चमकेंगे। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अगले अंक में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मेहमान के साथ। आप देखते और सुनते रहिए रेडियो जय घोष। धन्यवाद। जय